हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ आपको मिल रहे हैं, जो आपके लिए आप उसके बारे में जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी सीख लें, जो जानते हैं वो और बढ़िया से सीख लें। और ये जानने से पहले अभी तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ऊपर दिख रहा होगा कुछ हेडिंग पड़ी होगी, उस हेडिंग को ध्यान दीजिए। क्या हेडिंग में लिखी हुई है वो तो पढ़ के कमेंट कर दीजिए। हेडिंग क्या दी हुई है? तो वर्णभेद नाम की हेडिंग दी हुई होगी। वर्णभेद, वर्णभेद दिख रहा है ना, ये वर्णभेद। ये वर्णभेद, आज हम लोग वर्णभेद के बारे में जानेंगे। वर्णमाला अलग होता है, वर्णभेद अलग होता है, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेंगे। शब्दावली वही रहेगी, आ उसमें भी रहेगा, क ख ग घ उसमें भी रहेगा, लेकिन हम वर्णभेद को आज जानेंगे, फिर वर्णमाला को भी जानेंगे। एक एक करके जानते चले जाएंगे, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि वर्णभेद क्या होता है। वर्णभेद क्या होता है? सबसे पहले यही, जो वर्णभेद हम उसे कहते हैं जो वर्णों को अलग अलग रूप में विभाजित करता है, अलग अलग रूपों में भेदता है, अलग अलग तरीके से बताता है, वही वर्णभेद होता है। वर्णों को हम कितने प्रकार से जानते हैं, कितने तरीके से जानते हैं, कितने तरीके से सीखते हैं, वो हमारे लिए वर्णभेद है। हम उसके बारे में कितना अधिक जानकारी रखते हैं, कितना डिटेल जानकारी रखते हैं, किस किस तरह से उसके बारे में जानते हैं, वो हमारे लिए वर्णभेद है। तो यही आज वर्णभेद के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो वर्णभेद, सबसे पहले वर्णभेद को कितने भागों में बांटा गया है भाई? जो ऊपर लिखा है वर्णभेद, ये वर्णभेद ये कितने रूपों में विभाजित है? दो रूपों में विभाजित है। वर्णभेद जो है ये आपका दो रूपों में। उन दोनों रूपों का नाम बताइए। पहला है स्वर, दूसरा क्या है? पहला है स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। इससे तो आप चिर परिचित होंगे, पहले स्वर से और दूसरे से व्यंजन से आप इससे चिर परिचित होंगे। अब बात करते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की हम यहाँ संख्या पूछेंगे। स्वरों की संख्या कितनी होती है आप बताइए कोष्टक के माध्यम से। फिर इसको हम दूसरे रूप में पूछते हैं कि जो स्वर है, ये जो स्वर दिखाई दे रहा है आपको, इसके कितने भेद होते हैं। आप समझते चलिएगा, मैं एक एक को समझाते चलूँगा। और जो तीसरा इसका पार्ट होता है मात्राएं, स्वरों में मात्राएं कितनी होती हैं। मात्राएं, ठीक, मात्राएं। इस कोष्टक में वो चीज़ें कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, एक एक करके हमको बता दीजिए। एक एक करके वो चीज़ें हमको कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि स्वरों में संख्या कितनी होती है, स्वरों के भेद कितने होते हैं, स्वरों की मात्राएं कितनी होती है। स्वर मतलब संख्या बता सकते हैं भाई, स्वरों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। 11। स्वर के कितने? 11। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और फिर मात्राएं कितनी होती हैं, ये भी कमेंट के माध्यम से एक बार और बोल दीजिए। 10 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं। वर्णमाला, वर्णमाला के कितने भेद हुए भाई? 2 भेद। उनको 2 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। हम पहले स्वर की बात करते हैं। स्वर को भी 3 रूपों में बांट लिया गया है। सबसे पहले स्वरों की संख्या कितनी होती है। संख्या जब पूछे तो आप संख्या के बारे में बताएंगे। उसके भेद, स्वरों के भेद पूछे तो भेद के बारे में बताएंगे। मात्रा पूछे स्वरों की तो मात्रा के बारे में बताएंगे। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे अलग है। सबसे पहले हम इसकी संख्या के बारे में आते हैं कि संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। आज फिर जो बचपन में आप लोग पढ़ाई नहीं करते थे, कैसे पढ़ाई, कहाँ से शुरू करते थे पढ़ाई? अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, हिंदी शब्द की बात कर रहा हूँ, हिंदी वर्ण की बात कर रहा हूँ। तो किस वर्ण से आप स्टार्ट करते थे हिंदी में, वही आज आप लोगों को फिर आप अपने बचपन की बात याद रखिए कि हम क्या बचपन में पढ़े थे और हिंदी को हम किस किस तरह से लिखते हैं, हमको मात्रा की ज़रूरत कहाँ से पड़ती है, हमको वर्ण का ज़रूरत कहाँ से पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें अब रिपीट होंगी कि जो बचपन में पढ़े थे वही चीज़ें फिर पढ़ना है। लेकिन आप बड़े वाले लेवल पे पढ़े थे, अब पढ़ेंगे, पहले वो छोटे वाले लेवल पे आप सीख चुके हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? 11। कौन कौन से स्वर होते हैं जल्दी बताइए? अ, आ, ई, ई, उ,
ऋषि, ए ए ओ औ। अब एक बार काउंट करके देखिए कितना है, एक बार गिन के देख लीजिए, अगर गिनती कमज़ोर हो तो एक बार गिन के देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैंने स्वरों की संख्या के बारे में आपको बताया है तो ये देख लीजिए, संख्या 11 मैंने लिखी है और जो 11वां संख्या स्वरों की है वो कौन कौन सी है। पहला है आ। बचपन में ककारा इस तरह पढ़ते थे ना, मात्रा पढ़ते थे ना, तो वही है देखिए, अ से अनार, आ से आम, से इमली, से ईंख, से उल्लू, से ऊन, ऋषि, ए ओ औ। ये इसके स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अक्सर एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थोड़े से हो जाएंगे। हिंदी की अगर क्लास है, हिंदी के सब्जेक्ट है, हिंदी के प्रश्न है, तो आप स्वरों की संख्या 11 ही बताइएगा। मैं मूल रूप से नहीं पूछ रहा हूँ और संस्कृत में नहीं पूछ रहा हूँ। अगर यही संस्कृत में चला जाता तो ये संख्या क्या होती, बदल जाती, चेंज हो जाती, ठीक। लेकिन मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब बात करते हैं स्वरों के भेद कौन कौन से। अगर 3 भेद हैं तो उन तीनों भेदों के नाम बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, जल्दी बताइए भाई, काहे शांत पड़े हैं। बताएंगे और इंटरेस्ट आएगा, आपका नॉलेज और बढ़ेगा, मुझे भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है। भले से मैं कमेंट को यहाँ से अभी नहीं फिलहाल देखता हूँ, लेकिन जो ये टीम है वो देखती रहती है, वो जवाब आपका देती रहती है। कोई ना कोई वहाँ से उठाएगा फ़ोन, जवाब आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो हम बाद में उठ के वो कमेंट देख लेते हैं। तो भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। उन भेदों को भी जान लेते हैं। भेदों को भी, कौन कौन से भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व, दीर्घ और जो है प्लूत। पहला भेद है ह्रस्व, दूसरा भेद है दीर्घ, तीसरा भेद है प्लूत। अभी हम लोग बस इतना जान रहे हैं कि ये अ है, आ है, ई है, बस इसके बारे में हम और डिटेल करेंगे। अभी तो हम उसके वर्णों के भेद क्या होते हैं, वर्णों के बारे में जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसे पढ़ाते चले जा रहे हैं, कुछ छोड़ देंगे, ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा। एक एक का आगे चल के क्लास में एक एक का डिफाइन होगा, एक एक के बारे में बताया जाएगा। तो ह्रस्व होता है भेद में, दूसरा पार्ट होता है इसका दीर्घ और तीसरा पार्ट होता है प्लूत। मतलब 3 भेद हैं इसके, वो तीनों भेद आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं कि मात्राएं। जो मात्रा यहाँ दिख रही है वही मात्रा होगी, जो संख्या दिखती है वही तो मात्रा होती है, जो संख्या दिख रही है वही तो मात्रा होती है। तो मात्रा भी कितनी हुई, 11 ना, 11 हुई मात्रा कि कितनी हुई। अरे भाई यहाँ पे लिखी हुई है जब 10, तो शायद मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ या तो यहाँ पे गलत लिखा हूँ। गलत सही क्या मैंने लिखा है, मात्रा गलत लिखा है कि मैंने स्वरों की संख्या गलत लिखा है। गलत क्या लिखा है मैंने, कुछ भी नहीं गलत ना, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है ना। संख्या होगी 11 और मात्राएं होंगी 10। वो मात्राएं 10 ही क्यों होती है, क्योंकि अ शब्द को मात्रा में गिनती नहीं होती है। जो अ से अनार वाला जो शब्द है उसकी कभी मात्रा में हम गिनती नहीं करते हैं। इसीलिए जो स्वरों की जो संख्या होती है उसमें मात्रा की जब संख्या की बात होती है तो मात्राएं 10 ही काउंट होती हैं। वो उनका भी नाम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ से अब काउंट करेंगे, आ, ई, उ, ऋषि, ए ओ और औ। ये मात्राएं हैं। देखिए अब काउंट करिए कि मैंने कहीं अ लिखा हुआ है। जब मैंने अ लिखा ही नहीं है यानी अ जो है मात्रा में कभी काउंट नहीं होता है, इसीलिए जो मात्राओं की संख्या होती है वो 10 होती है। अब ह्रस्व क्या कहते हैं भाई, ह्रस्व के बारे में जान लेते हैं कि ह्रस्व होता क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा बस जानेंगे, बाद में इसका भी और डिटेल करेंगे। जब हम वर्णमाला पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल करके पढ़ेंगे। तो पहले हम वर्णभेद। ह्रस्व क्या होता है, जिस शब्द को बोलने में हमको एक मात्रा या सबसे कम समय लगता है, मात्राओं पर जोर नहीं जाता, मात्र एक मात्रिक होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। ठीक, ह्रस्व में जैसे कह सकते हैं कमल कह सकते हैं, हरि कह सकते हैं, गुलाब कह सकते हैं, तृण कह सकते हैं। ये क्या हो गया, ये सारे ह्रस्व के अंतर्गत आएंगे। इसके बारे में और जान लेंगे। फिलहाल अभी तो फिलहाल हम इसका बस
पहचान बता रहे हैं कि आपको किस किस तरह से होगा। इसके बारे में एक एक कन्फ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। सारी चीज़ों को मैं डिटेल अगली क्लास में इस तरह से आगे पढ़ाते चला जाऊँगा। दीर्घ क्या होता है? ये द्विमात्रिक होते हैं जिनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्रा, ठीक। 2 मात्रा कौन कौन से हो सकते हैं भाई? जिस शब्द को बोलने में हमको 2 मात्राओं का समय चाहिए, 2 मात्राओं इतना जोर लगता है, 2 मात्रा बोली जाती है उसमें, वो कौन सा होता है? जैसे आ से आम होता है। आम शब्द कहते हैं जो ह्रस्व में छूट जाते हैं, उसके बाद जो मात्राएं प्रयोग होती हैं वो दीर्घ में प्रयोग होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं प्लूत। प्लूत वर्ड ये त्रैमात्रिक होता है जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत बोलने में थोड़ा सा जोर लगता है, उसको बोलने में अधिकांश समय प्रयोग होता है, उसको प्लूत कहते हैं। प्लूत में जैसे ओम कहते हैं ना, ये प्लूत। किसी को बुलाते हैं बहुत दूर से, अरे सुनिएगा, बहुत तेजी के साथ बुलाते हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है, वो किसके अंतर्गत आता है? प्लूत। अब प्लूत में ये कहा जाता है कि इसमें लिपि और चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। जो प्लूत वर्ड होता है, प्लूत शब्दावली होती है, इसमें न तो किसी लिपि का प्रयोग होता है और न तो किसी चिन्हों का प्रयोग होता है। ये अपने में अनमोल होता है, ये प्लूत, ठीक। ये अपने में अनमोल होता है। जो हमारी वैदिक भाषा, जो वैदिक भाषा जानते हैं क्या हमारी वैदिक भाषा है? थोड़ा कमेंट के माध्यम से बता दीजिए तो हमारी वैदिक भाषा है क्या? जो हमारी वैदिक भाषा है उसका नाम है संस्कृत। संस्कृत की जब हम वैदिक भाषा की बात करते हैं तो ये प्लूत शब्द, जो प्लूत वर्ड, प्लूत भेद, प्लूत जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वैदिक भाषा जो है उसमें बहुताय मात्रा में प्रयोग होता है। आप देखते होंगे हवन वगैरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसमें मंत्रों का उच्चारण वगैरह है, ये किसके अंतर्गत लगभग आता है? ये लगभग वैदिक भाषा के अंतर्गत आता है। और वैदिक भाषाओं में लगभग सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? तो वो प्लूत वर्ड होगा, क्योंकि उसको बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना होता है, तो हर मंत्र में अधिकांश समय लगता है, बोलने में आपको थोड़ी से ज़्यादा ऊर्जा खर्चा करना पड़ता है, तो वो प्लूत वर्ड होता है। इसके बारे में हमने जान लिया कि स्वर क्या होते हैं, स्वरों के 3 रूप जान लिए। अब हम बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों को कितने रूपों में बांटा जाएगा भाई? जब स्वरों को 3 रूपों में बांट लिया गया तो व्यंजन को कितने रूपों में बांटा जाएगा? इनको भी 3 रूपों में ही बांटा जाएगा। पहला कह सकते हैं मूल संख्या, मूल संख्या। दूसरा कमेंट के माध्यम से, दूसरा आप बताइए, हम वेट कर रहे हैं। और तीसरा भी कमेंट के माध्यम से आप ही बताइए, कमेंट के माध्यम से आप बताइए, आप ही बताइए। आप कहें बोलेंगे भाई? कुल संख्या। उसके बाद क्या होता है भाई? इसका भी भेद होता है। भेद कितने होते हैं? कुल संख्याएं कितनी होती हैं और मूल संख्याएं कितनी? अगर एग्जाम में यही प्रश्न पूछ ले, व्यंजनों में मूल संख्या कितनी होती है, तो आप उत्तर क्या देंगे? व्यंजनों में मूल संख्याएं कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट के माध्यम से। व्यंजन में जो मूल संख्या होती है वो कितनी होती है? अरे वेट कर रहे हैं, जल्दी बता दीजिए भाई। जितने हमारे व्यूअर हैं, इस समय जितने लोग भी देख रहे हैं, वो सारे लोग ये बताएं कितनी होती है। चलिए मैं ही बता दूं, 33। 33 जो होती है मूल संख्या होती है, ठीक। अब बात करते हैं कुल संख्या कितनी होती है, इसको भी कमेंट के माध्यम से आप बताइए। मूल जैसे कुल संख्या व्यंजनों की आप कितनी होती है, आप इसको भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। जल्दी बताइए कितनी होती है? 39। कितनी होती है बता दीजिए। 39, कोई 36 कह रहा है, कोई 39 कह रहा है। 39। अब इसके भेद कितने होते हैं भाई? व्यंजन के भेद कितने? अगर एग्जाम में यही पूछ दे भेद कितने होते हैं व्यंजन के, तो आप क्या कहेंगे? जल्दी बताइए, भेद कितने होते हैं? 3 इसके भेद होते हैं। कई चीज़ें देखिए इसमें कॉमन दिख रही होगी। अगर स्वरों के भेद पूछे या व्यंजन के भेद पूछे, संख्या में अगर पूछे, तो आप दोनों का उत्तर क्या होगा? 3 ही होगा। लेकिन अगर उसका नाम लिखने के लिए दे दें, इसमें पूछे कौन भेद है और कौन सा भेद नहीं है, तब यहाँ आप फंस जाएंगे। लेकिन बस संख्या में पूछ दे स्वरों के या व्यंजनों का, तो उसका क्या होगा? 3 ही होगा। तो हम बात करते हैं मूल संख्या। मूल संख्या ऐसे बनाते हैं कॉलम। मूल संख्या कौन कौन सी है? जल्दी बताइए। मूल संख्या सबसे पहले स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई? 25।
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। हम इस स्पर्श व्यंजनों को हम जानेंगे, पहले आप संख्या वगैरह जान लीजिए, सब जानेंगे स्पर्श व्यंजनों की, जानेंगे कि वो 25 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वो सब जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताइए। 4 दिख रहा होगा, अगर 9 दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूँ, अगर 9 दिख रहा हो तो 4 को मैं बड़ा लिख दूँ। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब बात करते हैं उष्म व्यंजन कितने होते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या उष्म व्यंजनों कौन कौन होते हैं, चाहे कौन कौन से नहीं होते। तो पहले हम उसकी संख्या को क्लियर कर लेना, इस संख्या को जानते चलेंगे तो आगे वाली क्लास में हमको और आसान हो जाएगी कि हम जैसे ही संख्या पूछें, आप कहें अगर गलती से मैंने 5 बताया तो आप कहें नहीं सर, आप पिछली क्लास में तो हमको ये अंतःस्थ 4 बताए थे, अगर अगली कक्षा में मैं कहीं आप सबको 5 बता रहा हूँ तो ये पकड़ में आएगा ना कि संख्या सर आप 4 बताए थे, इसमें कैसे 5 हो रहा है। तो इसमें भी संख्या 4 होती है। अब कुल जोड़ होता है, कितना जोड़ेंगे तो कुल कितनी हो गई, जोड़ करके देखिए, शायद मुझे गिनती ना आती हो तो आप लोग गिनती करके बता दीजिए कुल कितनी हुई। मूल संख्या 33 ना, तो इसीलिए ये 33 हो गए। अब कुल संख्या की बात करते हैं। कुल संख्या, इसको भी एक बॉक्स के माध्यम से लिख लेते हैं। कुल संख्या, इसमें भी कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, जैसे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, उसके बाद उष्म व्यंजन। अब 3 तो ये चीज़ें आपको कॉमन दिख रहे हैं। आप चौथा बताइए कि क्या होता है इसमें, चौथा बताइए। ये 3 चीज़ें इसमें से कॉमन मिल गई हमको। चौथा क्या होता है, पांचवा क्या होता है भाई, संयुक्त व्यंजन। ये देखिए, ये मैंने पुनरुक्ति का चिन्ह लगा दिया है, तो इसका मतलब व्यंजन यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ व्यंजन मैंने लिखा तो यहाँ पुनरुक्ति का चिन्ह लगा दिया है, तो यहाँ भी है। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट वाला कि कौन सा हो सकता है। ये चारों हो गए, और भी कुल संख्या में कौन कौन से और वर्ण आते हैं। द्विगुण यानी 2 गुणों को लेके ये रहते हैं। द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है ये भी बताइए। ये चीज़ें मैं तो कॉमन रख ले रहा हूँ। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, अब संयुक्त व्यंजन बताइए कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इसको भी मैं 4 कर ले रहा हूँ। देखिए 4 कितना कॉमन है, और जो यहाँ पे दिख रहा है संयुक्त 4 हो गया। अब द्विगुण बता दीजिए, जो छटक के वर्ड आए हैं, जो देवनागरी लिपि में नहीं थे, वो कहीं और से इंक्लूड कर लिए गए, कहीं और से जोड़ लिए गए हैं, वो बता दीजिए। जो द्विगुण व्यंजन है उसकी संख्या कितनी है भाई, 2 है। ठीक, अब इसको जोड़ के देखिए कि होता कितना है। मेरी थोड़ी सी गणित कमज़ोर है, शायद आप जोड़ के मुझे बता दें तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने हैं। कितनी हुई, जो ऊपर लिखा हुआ है 39 वही है ना, तो ठीक है। जब इतनी है तो 39 दिख रहा है तो सही है। अब बात करते हैं भेद। आप भेद बता दीजिए, कम से कम ये तो काम कर लीजिए, सारा काम मैं ही करूं। भेद आप बताएंगे, अब भेद आप बताइए। भेद में देखिए, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन अब इनकी संख्या तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी इसकी संख्या है। ठीक, जो मूल जो संख्या होती है, ठीक वही संख्या उसके भेद में भी होती है। ये ध्यान रहे, एक चीज याद रहेगा, जो मूल संख्या होती है 33, ठीक, वही संख्या जोड़ी जाए तो भेद में पूछा जाए तो 3 होगी, लेकिन भेदों के अंदर की जो संख्या होगी वो भी 33 ही होगी, जिसको हम कह सकते हैं 25, 4 और 4 कुल
कुल 33। तो ये किस रूप में, भेद 3 हो गए, उन भेदों के अंतर्गत कितनी संख्या आई, 33 आई। तो ये तो थी इसके वर्ण भेद। कल इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे कि इसकी मात्रा कहाँ प्रयोग होती है, इसको किस किस रूपों में हम जानते हैं, ये जो मात्राएं हैं कैसे कैसे, स्पर्श व्यंजन में जो संख्या 25 दिख रही है उसको कौन कौन सी वो संख्या 25 है, कौन कौन से वो वर्ण आ रहे हैं, अंतःस्थ में कौन कौन से 4 संख्या दिख रही है, कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो संख्याएं आपको यहाँ दिख रही हैं वो सारे के सारे डिटेल आपको कल की क्लास में मिल जाएगा। फिलहाल आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये संख्या देखिएगा, ध्यान रहिएगा, ये संख्या भूलिएगा नहीं। ये संख्या अगर याद है, आपको पता है संख्या, तो एक्स्ट्रा कोई वर्ड नहीं उसके अंदर प्रवेश करेगा। और आप जो होंगे, कोई अन्य पढ़ाता होगा कहेगा तो इसमें 5 होता है, तो आप कह सकते हैं नहीं 4 ही होता है। 4 को हम कल जान लेंगे कि वो चारों कौन है। 5वां अगर कोई बोलेगा तो आप उसको गलत बताएंगे, एग्जाम में पूछ देगा तो भी आप उसको गलत सिद्ध करेंगे। तो आई होप ये क्लास अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चार्ट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सुरक्षित रखिए। आपको एग्जाम में जो सीटेट का एग्जाम आ रहा है इसमें बहुत उपयोगी होगी, और भर्ती परीक्षाएं जो भी तमाम जितनी भी शिक्षक भर्ती होगी, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें सारे में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।